Good morning, students. We have already started gravitation and learned about Newton's laws of gravitation or universal laws of gravitation, which follow inverse square law, units of the gravitational constant, about gravitational constant, and the value of the gravitational constant. Now today we move forward in this lesson, and today's first topic is development of knowledge of gravitation. Development of knowledge about gravitation means gravitation का knowledge कहाँ से आया? क्या न्यूटन ने ही ग्रेविटेशन के बारे में बताया? क्या न्यूटन के पहले कुछ भी नहीं था ग्रेविटेशन के बारे में? कोई हाइपोथेसिस नहीं था, कोई थिंकर्स नहीं थे, कोई एस्ट्रोनॉमर्स नहीं था? क्या ऐसी बातें थी? नहीं। न्यूटन के पहले भी बहुत सारी चीजें हुई है। अब ये अलग बात है कि उसका एक्सप्लेनेशन, उसका वेल थ्योरी लोगों के पास नहीं था और उसको एक रियल ट्रैक देने का काम न्यूटन ने किया। हमारे पास जो थिंकर थे और साइंटिस्ट थे बिफोर न्यूटन already had some idea about gravitational force. उनके पास कुछ आइडिया था। Indian scholars have been using the term गुरुत्वाकर्षण। उन्होंने ये टर्म यूज किया था गुरुत्वाकर्षण। ये न्यूटन के पहले यूज हुआ था। वो लोग इसको गुरुत्वाकर्षण बोलते थे, मीनिंग अट्रैक्शन बाय ए मैसिव बॉडी फ्रॉम ए टाइम मच बिफोर न्यूटन। मैसिव बॉडी के द्वारा किसी बॉडी को अट्रैक्ट किया जाना, ये हमारे फिजिक्स एस्ट्रोनॉमर्स या थिंकर्स जो थे वो इस चीज को डेवलप किए और उसका नाम गुरुत्वाकर्षण रखे। 1000 years बिफोर न्यूटन के हजारों साल पहले आर्यभट्ट ने अपनी बुक आर्यभट्टिया में लिखा है। उन्होंने इस बुक का नाम आर्यभट्टिया दिया था। उन्होंने ये डिस्क्राइब किया द मोशन ऑफ द मून एंड द प्लैनेट्स। ये बातें हमारे पास इस एंशिएंट एस्ट्रोनॉमर के द्वारा डेवलप किया गया था, हमारे पास था। लेकिन इसको एक सही एम्पलीट्यूड देने का काम जोहानस केपलर ने किया। केपलर ने प्लैनेट के बारे में 3 प्लैनेटरी मोशन प्लैनेट का लॉ दिया था। केपलर्स गिवन द लॉज गवर्निंग द मोशन ऑफ द प्लैनेट एंड दीज लॉज आर, वो लॉ क्या थे? नंबर 1, the orbit of the planet is an ellipse with the sun at one of its foci। अब मैं यहाँ थोड़ा रुक कर बताऊंगा। देखिए, जो हमारा ऑर्बिट है, कहने का मतलब सन के चारों ओर जो प्लैनेट मूव करते हैं, अगर आप ऐसा एक ऑर्बिट बनाइएगा, अगर इसमें सन यहाँ मिडिल में बांधते हैं तो ये इलिप्स है, इलिप्टिकल ऑर्बिट है। मैथमेटिकल फिगर की अगर बात करें तो इसको इलिप्स बोलते हैं। अब इलिप्स में यहाँ ये मेजर एक्सिस होता है और ये माइनर एक्सिस होता है। इलिप्स के पास 2 फोकस होता है, फोकस के प्लूरल को ही फोसी बोलते हैं। तो थोड़ा सा नॉलेज हल्का सा यहाँ रहना जरूरी है कि जो हमारा ऑर्बिट है सन के चारों ओर जिसमें प्लैनेट्स मूव करते हैं वो कंप्लीट स्फेरिकल नहीं है। इस चीज को आप जान लीजिए, कंप्लीट स्फेरिकल नहीं है, ये इलिप्टिकल ऑर्बिट्स है। तो लॉ दिया था केपलर ने, और वो लॉ क्या था कि द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट इज एन इलिप्स, यानी प्लैनेट मूव्स इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट्स विद द सन एट वन ऑफ इट्स फोसी। सन एक फोकस पर रहेगा। दूसरा क्या लॉ था जोहानस केपलर का? द लाइन joining the planet and the sun sweeps out equal areas in equal time interval। ये
केपलर का दूसरा लॉ था। और तीसरा लॉ था कि द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स टाइम पीरियड t। अब क्यूब डिस्टेंस ऑफ द मीन क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस फ्रॉम द ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन, यानी सन और प्लैनेट के बीच का जो डिस्टेंस होगा, मीन डिस्टेंस, उसका क्यूब वो प्रोपोर्शनल होगा टू द टाइम पीरियड, स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड। तो हमने यहां माना क्यूब डिस्टेंस, मीन डिस्टेंस सन और प्लैनेट के बीच में r माना है और टाइम पीरियड जो है वो t माना है। तो क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस फ्रॉम द सन एंड द प्लैनेट दैट इज r क्यूब अपॉन t स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट, ये वैल्यू है। अब देखिए इस तीनों वैल्यू में, ये तीनों रूल में केपलर के द्वारा दिया गया तीनों रूल बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन इस रूल के आधार पर भी हम लोग कोई बहुत ज्यादा फॉर्मुलेशन या बहुत ज्यादा आगे की ओर मूव फॉरवर्ड नहीं करे थे, लेकिन इसी रूल के आधार पर to show Kepler show possible to show the gravitational force is proportional to 1 by r square। इसी रूल के आधार पर आगे लोगों ने ये शो किया कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो स्क्वायर ऑफ द फॉलो द इनवर्स स्क्वायर ऑफ दैट इज 1 by r square के बराबर होगा। इसको ऐसा शो किया। आगे इसमें मैं आपको ये बता देता हूं कि अभी जो हमारा बचा हुआ है कि इस लॉ की वैलिडिटी और उससे न्यूटन के द्वारा जो जो काम हुआ मैं उसको फिर आपको बता रहा हूं। नाउ स्टूडेंट्स, केपलर के द्वारा दिए गए तीन लॉ में फॉर स्टैंडर्ड 9 सिलेबस आप दिमाग में बैठा लीजिए, दो लॉ का कोई यूज नहीं है, तीसरे लॉ का यूज है। तीसरे लॉ के यूज करके न्यूटन ने बहुत सारा काम किया। इस लॉ में सबसे बड़ी बात यह थी कि केपलर could not give a theory to explain the motion of the planet। तीन लॉ देने के बाद भी मोशन ऑफ प्लैनेट को पूरी तरह से उन्होंने क्लियर नहीं किया। So it was Newton who showed that the cause of planetary motion is the gravitational force। प्लैनेटरी मोशन का कॉज ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये न्यूटन ने कहा, एज वेल एज उसको साबित कर दिया। एंड दैट द सन एक्सर्ट्स ऑन देम, मींस सन एक्सर्ट्स दिस फोर्स ऑन द प्लैनेट। न्यूटन यूज्ड द थर्ड लॉ ऑफ केपलर टू कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। यानी थर्ड लॉ हम लोगों की स्टडी के लिए इन स्टैंडर्ड 9 इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी लॉ से को एक्सप्लेन करने के बाद, इसी लॉ से आपने देखा है कि न्यूटन ने ये भी बता दिया कि इट इज प्रोपोर्शनल टू, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 by r स्क्वायर, प्रोपोर्शनल टू 1 by r स्क्वायर इज इनवर्स स्क्वायर लॉ को प्रूव किया। अब क्वेश्चन उठता है कि हम इसकी शुरुआत कहां से करें। इसके लिए हमें चाहिए सर्कुलर मोशन का थोड़ा नॉलेज ले लें। I understand that you all are fully aware of circular motion, but यहाँ पर circular motion में हमें type of circular motion के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। How many types of circular motion? क्योंकि circular motion आप motion chapter के अंदर लास्ट टॉपिक में आपने पढ़ा भी है, लेकिन सर्कुलर मोशन के टाइप के ऊपर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है। और उस सर्कुलर मोशन में हमने ये दिखाया है आपको कि एक सर्कुलर पाथ है, उसका सेंटर जो है सर्कल का, सर्कुलर पाथ का सेंटर वो है। यहाँ पर 3 पॉइंट्स दिए गए हैं ए बी सी। अगर इस तीनों पॉइंट को आप मान भी लेते हैं ए बी सी, और ऐसे जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, अगर ऑब्जेक्ट ए पर है तो यहाँ जो स्टोन है आप उसका जो डायरेक्शन होगा वो टेंजेंट के डायरेक्शन में होगा, टेंजेंशियल होगा, बी पर भी होगा, सी पर भी होगा। लेकिन एक फोर्स उसको कंपेल करेगा जो फोर्स
वो ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन पर मूव करने के लिए रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड देगा। जैसे आप देखते हो छोटे बच्चे को एक स्टोन लेकर के ऐसे नचाता रहता है, वो खेलता है, तो इस तरह हाथ करके जो नचा, जस्ट वायलिंग द स्टोन, हाथ जो है उसका वो एक सेंटर का काम करता है, और उस स्टोन धागे से जो स्टोन बंधा हुआ है, तो धागा स्टोन के ऊपर एक फोर्स लगाता है, स्टोन भी धागा के ऊपर फोर्स लगाता है। स्टोन की हमेशा टेंडेंसी होती है कि वो सर्कुलर पाथ जो बन रहा है उस पाथ को छोड़ के भाग जाए। आखिर कौन सा फोर्स उस स्टोन को बांध करके रखता है? ये थोड़ा सा प्राइम नॉलेज आपको लेना बड़ा जरूरी है। तो मैंने यहाँ पर सीधा सीधे लिखा है कि एन ऑब्जेक्ट टू मूव ऑन सर्कुलर पाथ विथ यूनिफॉर्म स्पीड, ए फोर्स टुवर्ड द सेंटर मस्ट बी एक्सर्टेड ऑन इट। एक फोर्स सेंटर की ओर एक्सर्ट करता है। देखिए, अगर ये फोर्स सेंटर की ओर एक्सर्ट नहीं करेगा ना, तो स्टोन जो है वो धागे को, थ्रेड को तोड़ते हुए या छोड़ के भाग जाएगा। तो एक फोर्स निश्चित ही लगता है जो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ और सेंटर ऑफ द सर्किल कहिए, वो लगता है। हाँ, और उसमें ये होता है कि वो टाइप है, एक टाइप है हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स और दूसरा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। फिर मैं आपको कहूंगा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कोई यूज बहुत ज्यादा नहीं है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का क्यों सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज नहीं है? तो ये फोर्स हमेशा सेंटर के बाहर लगता है, सेंटर से दूर लगता है, ये आप जान लीजिए। हमेशा ये फोर्स सेंटर से दूर लगता है और ये सेंटर की ओर लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हमारा जो पड़ाव होगा वो बहुत ज्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स से रिलेटेड है, इसीलिए हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स को ज्यादा यूज करें। एक वैसा फोर्स जिसका जो डायरेक्शन होगा वो ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्किल या सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ होगा, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स बोला जाएगा। यानी फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑन द सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स and it acts towards the center of the circle। ये हमेशा सर्कुलर पाथ के सेंटर की ओर जो है वो लगेगा। अब इसमें क्या करिए, एक ऑब्जेक्ट के मास को, ऑब्जेक्ट के मास को m मान लीजिए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड v मानिए, उसके सर्कुलर पाथ की ओर मूव कर रहा है। जिस सर्कुलर पाथ का रेडियस r है तो उसका एक्सेलरेशन जो होगा a बराबर v² r होगा। अब आप कहेंगे सर आप इसको प्रूव करके दिखाइए, आपका कहना स्वाभाविक है। तो 9 में आपको प्रूफ नहीं है, ये आगे का प्रूफ है, इसलिए मैंने डायरेक्ट वहां से एक्सेलरेशन का वैल्यू लाया। अब क्या करिए, न्यूटन सेकंड लॉज ऑफ मोशन में F इक्वल टू ma होता है, a के जगह उस वैल्यू को डाल दीजिए, यानी F इक्वल टू mv²/r है। यही वो फोर्स है, यही वो वैल्यू है जो हमें, यही वो सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ पर मूव करने के लिए जो है रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड देगा। ठीक है, अब हम लोग स्टूडेंट्स यहां तक आपका ये सफर पूरा हुआ। अब हम आपको आज दूसरे वीडियो में, यानी इसके बाद हम आपको केपलर लॉ से जो है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को निकाल लेंगे या उसके बीच के रिलेशन को हम ये दिखा देंगे, तो ये वैलिडिटी क्लियर हो जाएगी कि हाँ केपलर लॉ जो था उससे हम प्लैनेटरी मोशन से हम ग्रेविटेशन को निकाल रहे हैं और उससे उसको देखते हुए या उससे हम इस लॉ की वैलिडिटी को 100% परफेक्ट मानते हैं। यही हमारा इस टॉपिक के अंदर होगा।